हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के जो आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख को उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पे करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिया गया है ये आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसी कारण से ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से आखिर तक देखिएगा, है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले 6 का अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 और 20 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, है ना। और अगर हमको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आता है दोनों में वही हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, जो चीज़ कॉमन आता है वही एचसीएफ हो जाता है। और कॉमन यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 है ना। कॉमन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे 2 तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन दिख रहा है उसको तो एक बार लिखो, ठीक है, उसको एक बार लिखो, और जो कॉमन नहीं है उसको बाकी उतार दो। तो पहला नंबर से 3 उतर जाएगा, दूसरा नंबर से 2 उतरेगा, है ठीक है, और फिर 5 उतरेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम 60 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, एलसीएम 60 हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण, ये तो समीकरण ही नहीं है, समीकरण बना दो पहले। क्या हो जाएगा, x² माइनस में 7x प्लस में 12 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ यहाँ पे, ये कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे कैसे करते हैं, 12 को ऐसे तोड़ो, है ना, ऐसे तोड़ो कि उसका सम, है ना, कि उसको ऐसे तोड़ो कि उसको जोड़ें या फिर घटाएं तो -7 हो जाए। ठीक है, तो नहीं लग रहा कि अगर इसको ऐसे तोड़ें 4 और 3 में तो काम हम लोग का हो जाएगा, है ना। देखो पहले में से x कॉमन लिए तो यहाँ से हो गया, इसमें से x माइनस में 4 आएगा, और इन दोनों से अगर -3 को कॉमन लिए तो यहाँ से भी x माइनस 4 आएगा। अब दोनों जगह पे x माइनस 4 है, कॉमन ले लो, और साथ में यहाँ पे क्या बचा, x माइनस में 3 बराबर 0, x माइनस में 3 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 रूट आ गया, जो यहाँ पे 2 शून्य आ गया, एक हो गया x माइनस 4 बराबर 0 के लिए, और एक हो गया x माइनस 3 बराबर 0 के लिए। यानी यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना, तो दोनों निकल गया, काम खत्म। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का यूनियन कोण निकालना है। देखिए क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे एक कह रहा है कि यहाँ पे स्तंभ है, तो मान लेते हैं इसको कि ये स्तंभ है ना, और जो इसका यहाँ पे छाया बन रहा है उसको मान लेते हैं कि ऐसा छाया यहाँ बना। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे मिला देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ये AB आपका स्तंभ है और BC आपका यहाँ पे छाया है। तो अगर AB को x मान लें तो BC क्या होगा, √3x, और ये मान लेते हैं एंगल। तो यही थीटा जो है निकालना है हम लोग को, है ना। क्या क्या लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई, लंबाई जो भी कह सकते हैं, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई मान लेते हैं x। ठीक है, तो जब x मान लिए, अब देखिए थीटा चाहिए, तो यहाँ पे नहीं लग रहा कि जो AB है, AB यहाँ पे लंब है और BC यहाँ पे आधार है। तो लंब और आधार के बीच कौन सा जो त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला लगता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से AB x है और BC √3x है, x से x कटा, और यहाँ पे आ गया टेन थीटा बराबर 1/√3। तो 1/√3 थीटा के किस वैल्यू के लिए होता है, तो ये होता है 30 डिग्री के लिए। इसीलिए यूनियन कोण जो आपका है, यूनियन कोण ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, सवाल ख़त्म। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि एपी का पहला पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहला पद को क्या लिखते हैं, ए से, A2 हो गया। सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, डी से, 3 हो गया। हम लोग को बोला जा रहा है कि 8वां पद यानी A8 निकालने बोल रहा है। तो nth पद के जो nth पद के लिए फॉर्मूला याद होगा, कि a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो A8 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 7d, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट करो सारा वैल्यू, a का वैल्यू 2 है प्लस 7 गुने डी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हो गया 2 प्लस 7 गुने 3 तो 21 हो गया। 21 और 2 23 होता है। तो A8 यहाँ पे आ गया 23। A8 यहाँ पे आ गया 23। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। है ना, क्या बोला, देखो देखिए क्या बोल रहा है ना कि एक सर्कल था, ठीक है, एक यहाँ पे वृत्त था, इसको तोड़ मरोड़ के एक बना दिया गया वर्ग। ठीक है, तो जब तार की लंबाई चेंज तो नहीं करेगा ना, तार को ही तोड़ मोड़ के बनाया गया है वर्ग, तो एक तार का जो लंबाई है वो तो चेंज नहीं करेगा। और पहले में तार की लंबाई क्या है, अगर इसको मान लो कि ये केंद्र है और ये मान लो कि इसका त्रिज्या है। ठीक है, और ये मान लेते हैं इसका जो भुजा है। अब देखिए वृत्त की जो परिधि होगी, नहीं लग रहा तार की लंबाई भी यही होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 गुने 22/7 गुने आर तो दिया हुआ है 28, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो आर 28 है तो पुट कर देते हैं 28, 7 चौके 28, यानी वृत्त की परिधि आ गया 4 गुने 44। ठीक है, 4 गुने 44 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचिए, बताइए कि जो वर्ग का परिमाप होगा वो नहीं लग रहा कि वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वर्ग का जो परिमाप होगा वो आप लोगों को लग रहा है कि ये वृत्त की परिधि के बराबर ही तो होगा, है ना। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप होता है 4a, जो a यहाँ पे भुजा है, और वृत्त की परिधि निकाल चुके हैं, 4 गुने 44 है, 4 से 4 कटा, एक सेकंड क्या यहाँ पे काट रहे हैं, 4 गुने 44 होगा, काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोग का काम खत्म हो गया, 4 था, 4 कटा, ए यहाँ पे आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ए तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना था, भुजा की लंबाई हो गया 44 सेंटीमीटर। ये भी सवाल खत्म। चलिए अगला सवाल चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आर एक बिंदु है, ठीक है, जो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। क्या बोला कि जो ए बी एक लाइन था, ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 6, 5 और यहाँ पे दूसरा वाला जो पॉइंट है बी, इसके लिए भी निर्देशांक दिया हुआ है, ये है 4y। कह रहा है बीच में एक पॉइंट यहाँ पे आर है, मध्य बिंदु, है ना, और इसका निर्देशांक है 5,6। ठीक है, तो कह रहा है बताओ y का वैल्यू क्या होगा। जब जानते हैं हम लोग कि जब r यहाँ पे मध्य बिंदु है तो याद होगा ना फॉर्मूला क्या होता है कि मध्य बिंदु के लिए होता है 6, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जोड़ y/2, होता है ना, कि दोनों पॉइंट का जो y निर्देशांक है उसको जोड़ो और 2 से भागा दो, वो तुम्हारा बीच वाले जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, y निर्देशांक आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 6 दूनी 12 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर 6 दूनी 12, और यहाँ से क्या हो गया 5 जोड़ y हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5 जोड़ y। अब यहाँ से क्या हो गया, जब 5 उधर घटाएंगे तो y इक्वल टू हो गया 12 - 5, y जो यहाँ पे आ गया हम लोग का वो हो गया 12 - 5, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 - 5, 12 में से 5 घटा तो 7 बचा, तो y जो यहाँ पे आ गया 7, यही हो गया आंसर, y जो आ गया यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि यदि
क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो तब स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। क्या बोल दिया। देखो देखो सबके लिए ना चित्र बना लेना काफ़ी आसान हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। जब भी चित्र बनाने वाला क्वेश्चन रहेगा पहले चित्र बनाना, क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान देना क्या बोल दिया। देखो तुमसे कह रहा है कि यहाँ पे एक ए बी, मान लो कि एक ए बी तुम्हारा यहाँ पे स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ए बी तुम्हारा स्तंभ है और बी सी उसका छाया है। तुमसे क्या कह रहा है कि छाया की लंबाई 20 मीटर है और ये जो तुम्हारा बन रहा है ना एंगल वो 60 डिग्री है। तो स्तंभ का ऊंचाई निकालो, स्तंभ का ऊंचाई निकालो। मान लो कि माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर x है, x मीटर मान लो, कोई दिक्कत। अब देखो देखो यहाँ पे जो x निकालना है और ये लंब निकालना है, आधार दिया है। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन जो दिखाता है वो होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। और ए बी यहाँ टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा टेन 60 डिग्री। ए बी तो निकालना ही था और बी सी यहाँ पे 20 है। तो x कितना हो जाएगा, 20 गुने टेन 60 हो जाता है √3, यानी यहाँ पे हो गया 20 √3 मीटर। खत्म, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई जो विकर्ण होता है घन का L, चलिए दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √3a। ए यहाँ पे है घन का भुजा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो गया √3a। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे अगर देखें तो L हम लोग को दिया हुआ है 6√3 और ये तो √3a होगा ही। √3 से √3 कटा, a यहाँ पे आ गया 6 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 6a², यानी यहाँ पे हुआ 6 इंटू ए था, ए यहाँ पे 6 है तो 6 गुने 6 हो गया, यानी कितना हो गया 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 36 छक 216, यानी यहाँ पे हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ना। तो अगला सवाल यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा है कि सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम में एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, या तो ऐसे कि √2 √3 √5, या फिर a + b √2, या फिर a + b √3। ऐसे करके आपको कोई ना कोई एक सवाल रहेगा ही जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है देख लीजिए। यहाँ पे होगा कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब √2 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जहाँ p जो होगा √2, अब परिमेय संख्या है तो बाय डेफिनेशन परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जो √2 होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, है ना। और साथ ही कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे p और q का कोई, ऐसे लिखना होगा जहाँ p तथा q का कोई उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ क्या होगा कि q जो है वो 0 भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे अगर इसको देखें तो p को लिख सकते हैं कि p जो बराबर हो जाएगा √2q। क्या किए, q को उधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करते हैं,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा ये पी स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब खुद सोचिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे सुनिए कि जो पी स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का गुना में आ रहा है। पी स्क्वायर जो है वो 2 के गुना में आ रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो 2 का गुना में है इसका मतलब 2 जो है वो पी स्क्वायर को भागा भी कर रहा होगा। खुद सोचिए कि 12 जो होता है वो 3 का गुना में लिख सकते हैं, इसका मतलब 12 जो है वो 3 से भागा भी तो जाएगा जब 3 से गुना में है। तो यहाँ वही चीज़ कह रहे हैं कि जब पी स्क्वायर 2 का गुना में है इसका मतलब क्या हुआ, 2 से भागा भी जा रहा होगा। और एक प्रॉपर्टी ये भी कहता है कि अगर 2 और पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, भागा दे रहा है, तो 2 उस पी को भी भागा देगा। प्रॉपर्टी कहता है कि 2 कोई नंबर के स्क्वायर को भागा दे रहा है ना, तो 2 उस नंबर को भी भागा देगा, ये प्रॉपर्टी कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया कि हम लोग का आ गया यहाँ पे कि जो 2 है वो पी को भी भागा कर रहा है। अच्छा, जब 2 को जो है पी को भागा कर रहा है, पी को जब भागा कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पी होगा वो 2 के गुना में होगा, पी जो होगा वो 2 के गुना में होगा, 2 के गुना में होगा। इसको मान लो समीकरण 1 2 के गुना में होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से क्या, 1 से कि p बराबर 2m यहाँ पे रखते हैं ना, क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 4m स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, 2 से 4 कटा 2 बार में, और यहाँ पे आ गया 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो गया q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। फिर से वही चीज़ यहाँ पे दोहराया गया कि जब q स्क्वायर जो है वो 2 का गुना में है, इसका मतलब q स्क्वायर को 2 भागा कर रहा होगा, इसका मतलब q स्क्वायर को 2 भागा कर रहा होगा, है ना। यहाँ से क्या हो गया, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा q को। अच्छा, ध्यान रखना, ये बार बार ध्यान रखना कि हम सीधा लाइन लिख रहे हैं, टेढ़ा मत लिखना तो लो, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सीधा लाइन है, ये मत समझना कि ये टेढ़ा वाला लाइन खींच रहे हैं हम, ये वाला लाइन मत समझना, ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन दिया मैं यहाँ पे, ये दिख रहा होगा टेढ़ा थोड़ा सा कर दिया गया है, लेकिन सीधा लाइन समझना और एग्जाम में सीधा लाइन ही लिखना। चलो आगे देखो, तो यहाँ से क्या हो गया, जब 2 भागा कर रहा है q को, इसका मतलब q क्या हो गया, यहाँ पे 2 का गुना में होगा, समझ में आया। जो 2 से अगर भाग चल जा रहा है q, मतलब q जो है वो 2 का गुना में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, खत्म। यही प्रूफ करना था, इतना ही प्रूफ करना था, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ त्रिकोणमिति का, कह रहा है यहाँ पे x का मान निकालो। ठीक है, देखिए इस समीकरण से निकालना है तो सबका वैल्यू लगे तो काम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुने cosec 30 का मान पता है, cosec 30 का मान हो जाता है 2, साथ में स्क्वायर है, प्लस x sin 60 का स्क्वायर है, sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 इसका स्क्वायर बराबर ये 10 है, और यहाँ पे 2 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो गया, साथ में x है, √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, बराबर है 10, यानी यहाँ पे कितना आ गया, x गुने 3/4, ये हो गया 10 माइनस में 8। ठीक है, यहाँ से हो गया x गुने 3/4 बराबर में 10 में से 8 गया तो 2 हुआ, यानी x कितना हुआ, जब 4 से गुना किया इधर और इधर तो हो गया 4 दूनी 8 बट्टा में 3, यानी x आ गया 8/3, x आ गया यहाँ पे 8/3, खत्म। ये सवाल यहाँ पे खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि क्या AP समांतर श्रेणी जो यहाँ पे दिया हुआ है
इसका एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, हल करें, है ना। तो देखिए इस AP को देखें अगर यहाँ पे, तो इसका पहला टर्म क्या हो गया, पहला पद जो है वो 11 हो गया, और सार अंतर जो D है वो क्या हो जाएगा, 8 - 11 यानी -3 हो जाएगा, ठीक है ना, -3 हो जाएगा। अब देखो जब भी बोला जाए ना पद वाला चीज़, कि मान ये पद बताओ है कि नहीं है, मान लेना कि वो पद है, मान लेना कि माना an जो है वो -150 ही है, अगर माने हैं, और अगर 150 होगा मतलब n तुम्हारा एक प्राकृतिक संख्या आएगा, अगर प्राकृतिक संख्या आया तो ठीक है, नहीं है तो बस खत्म, नहीं होगा। अब देखो an का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, a + n - 1d बराबर -150, a का वैल्यू यहाँ पे 11 है, प्लस n - 1 d है माइनस में 3, ये हो गया -150, इस 11 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, इधर बचेगा -3, n - 1 बराबर इधर यहाँ पे हो गया -150 -11, यानी यहाँ पे हो गया -3n, है ना, -3n माइनस माइनस प्लस में 3, और ये हो गया इधर, एक सेकेंड पहले ना माइनस को काट ही लेते हैं, छोड़ो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो गया -161, ठीक है, यहाँ से हुआ -3n बराबर -161 फिर -3, यानी यहाँ पे हो गया -3n बराबर -161 -3 हो गया -164, माइनस से माइनस कटा, n आ गया यहाँ से 164/3, है ना, और 164/3 प्राकृतिक संख्या तो है ही नहीं, 164/3 प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको ना क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे लिखना है कि 164/3 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस AP का पद नहीं है, ठीक है, खत्म, यही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। क्या कह रहा है कि एक थैला था, इसमें कह रहा है कि 3 लाल गेंद है और 5 जो है वो काला गेंद है, ठीक है, तो टोटल 8 गेंद हुआ। कह रहा है इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कुल गेंद की बात किया जाए, तो कितना है, 8 है, और अगर लाल गेंद की बात किया जाए तो लाल गेंद यहाँ पे 3 है, प्रायिकता निकालना है लाल गेंद का, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए कितना लाल गेंद है, 3, नीचे में क्या हो जाएगा, कितना यहाँ पे थैला में पूरा गेंद है तो 8 है, यही हो गया इसका प्रायिकता, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है यहाँ पे कि भाई माध्यक दिया हुआ है 28.5 और x और y का यहाँ पे मान निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे ऐसे करके बना लो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बनाने दो पहले, यहाँ पे पहले इसका एक और बॉक्स बना लेते हैं। देखो बॉक्स ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लिखा जाएगा संचयी बारंबारता, तुम लोग को वहाँ पे कॉपी मिलेगा, तुम लोग को अच्छे से बना लेना, फिर से मेरे जैसा नहीं कि उसी में बनाना, क्वेश्चन में लगा देना, हम तो टाइम बचा रहे हैं ना तुम्हारे लिए, इसीलिए यहाँ पे इसी बना दिए। ये हो गया यहाँ पे CF के लिए, संचयी बारंबारता के लिए, ठीक है, देखो ये हो जाएगा CF, क्या आ जाएगा 5 के लिए, तो ये 5 ही हो जाएगा, इसके बाद ऐसे क्रॉस में जुड़ने लगता है, ये हो गया 5 जोड़ x, यहाँ से ये हो गया 20 5 25 जोड़ x, ये हो जाएगा 15 और 25 40 जोड़ x, यहाँ से हो गया 40 जोड़ x जोड़ y, और यहाँ से 5 अगर जोड़ें तो हो गया 45 जोड़ x जोड़ y, है ना, और इसको कहते हैं n, जो सम है ना ये 60, इसको कहते हैं n, यानी यहाँ से एक इक्वेशन क्या बना, जो n तुम्हारा 60 दिया हुआ है, इससे इक्वेशन और बना
कि 45 जोड़ एक्स जोड़ वाई तो यही चीज़ है, 45 जोड़ एक्स जोड़ वाई तो यही चीज़ है ना। अब देखो माध्यक का फॉर्मूला लगाओ। माध्यक का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था कि L जोड़ n/2 माइनस सी एफ बटा में F और साथ में गुने में H था, है ना, गुना H था। अब यहाँ पे L क्या था, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। अब ये माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे तुमको माध्यक दे रखा है, माध्यक तुमको दे रखा है 28.5 और ये कहाँ पे है, तो ये इस अंतराल में है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा माध्यक वर्ग, ठीक है, ये वाला। तो उसका निम्न सीमा 20 है, तो यहाँ पे सब निकालो वैल्यू और पुट करो, काम खत्म हो जाएगा। L क्या है, तो 20 n/2 यानी 60/2, तो यहाँ पे 30 हो गया। CF देखो, CF हमेशा क्या लेते हैं, माध्यक जो वर्ग है उसका जस्ट ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 5 जोड़ x। अब अगर यहाँ पे F की बात करें तो माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है, 20 है, तो 20 हो गया। और H तुम्हारा वर्ग माप कहते हैं इसको ना, ये होता है कि भाई तुम्हारा ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा घटा दो, आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। सारा चीज़ों को यहाँ पे माध्यक वाला फॉर्मूला में रखो और x का वैल्यू निकल जाएगा, y का निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक दिया हुआ था 28.5, लिख लेते हैं, बराबर, एक सेकेंड, 28.5 बराबर L था, L तो यहाँ पे था 20, हाँ 20 था, 20 जोड़ n/2 तो 30 था, माइनस CF था 5 प्लस x, हाँ 5 जोड़ x था बटा F था 20 था, F 20 है, H 10 है, तो यहाँ पे हो गया 20 गुने 10, 0 से 0 कटा, 20 को इधर घटा देते हैं, तो हो गया 28.5 माइनस 20 बराबर में हो गया 30 माइनस में 5 माइनस में x बटा में 2। अब यहाँ पे जब 20 घटाएं तो यहाँ से बचा 8.5, ये 2 यहाँ पे भागा में है तो इधर गुना में हो गया, यहाँ से हो गया 30 में से 5 गया तो 25 माइनस में x। अब यहाँ पे जब 8.5 को 2 से गुना किए तो ये हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस x को बाएं तरफ किए, 17 को दाएं तरफ किए, तो यहाँ से हो गया x बराबर 25 माइनस 17 और 25 में से 17 घटाएं तो बचा 8, तो x यहाँ पे 8 हो गया, x यहाँ पे 8 हो गया। और देखो हम लोग को यहाँ पे क्या आया था कि 45 जोड़ x जोड़ y ये 60 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x जोड़ y जो है 45 को इधर घटाएंगे ये 15 हो जाएगा, यानी x यहाँ पे 8 है, मतलब 8 जोड़ y बराबर 15 है, तो y क्या हो गया 15 माइनस में 8 और 15 में से 8 गया तो 7 बचा, तो x 8 हो गया, y 7 हो गया, y 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो कि मीनार तुम्हारा ये रहा, है ना, और ये इसका पाद बिंदु है, इससे 30 मीटर दूर ये रहा, ठीक है, इसको भी मिलाई दो, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, ये मान लो A है, ये B है और ये C है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 30 मीटर, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तुमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये पूछ रहा है यहाँ पे AB, तो माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x मीटर मान लो। अब देखो यहाँ पे लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, रिलेशन सोचो क्या होता है, रिलेशन सोचो किसका होता है यहाँ पे, tan का, यानी tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा AB बटा BC, यानी tan 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB x है, BC 30 है, यानी x यहाँ पे tan 30 हो गया √3, तो x कितना हो जाएगा 30 गुने tan 30 होता है 1/√3 ना, तो यहाँ से हो गया 1/√3, यानी यहाँ पे हो गया 30/√3 मीटर। देखो अब चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ दो या फिर नीचे वाले को यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 से गुना, क्या हो गया देखो, यहाँ से आ गया 30, √3 हो गया 3 गुने √3, 3 से 30 कटा 10 बार में,
और यहाँ से आ गया 10√3 मीटर, और यही हो गया मीनार का ऊंचाई, यही हो गया मीनार का ऊंचाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि एक घनाभ है, तो पहले यहाँ पे सॉरी घनाकार ब्लॉक है, तो पहले यहाँ पे घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, चलो एक घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। देखो एग्जैक्ट फिगर की अपेक्षा मत करना मेरे से, कोशिश कर रहे बनाने का, कोशिश किया जा रहा है बनाने का, एग्जैक्ट का तो एक्सपेक्ट करना ही मत मेरे से। चलो देखो ये यहाँ से मिला, ये यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला, और ये यहाँ पे मिला। देखो कितना अच्छा बना दिए, है ना। अरे ड्राइंग का किंग है हम। देखो आगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला का बताओ अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास क्या सोच पा रहे हो? क्या तुम सोच पा रहे हो कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तुमको क्या नहीं लग रहा कि जो अधिकतम व्यास है वो तुम्हारा इसके इसके जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, भुजा की लंबाई उसके बराबर होगा। इसका जो तुम्हारा यहाँ पे व्यास है वो इसके भुजा की लंबाई के बराबर होगा। क्या सोच पा रहे हो? क्या सोच पा रहे हो? अगर सोच पा रहे हो तो काम खत्म, ये तो जानना ही था, बस काम खत्म। देखो तो ये जो तुम्हारा व्यास होगा ना इसका, ये जो व्यास बनेगा इसका, वो तुम्हारा इसके व्यास जो होगा वो तुम्हारा भुजा के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि व्यास की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या की बात करें तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, और भुजा दिया हुआ है लंबाई इसका कि 7 सेंटीमीटर है। अब सोचो कि इसका जो निकालना है इस तरह के फिगर का, इस तरह के फिगर का निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल यहाँ पे अगर निकालना तो क्या हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल जो होगा, नहीं लग रहा कि ये जो तुम्हारा घनाभ, जो यहाँ पे घनाभ नहीं, घन का जो क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल है, इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल नहीं समझना, टोटल नहीं लेना है, इसका कर्व वाला लेना है पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। ध्यान देना यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं कह रहे हैं, वो नीचे वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ कर्व वाला पोर्शन ले रहे हैं हम। इसमें फिर माइनस करना पड़ेगा। सोचो क्या माइनस करना पड़ेगा, खुद नहीं लग रहा कि घन का क्षेत्रफल जब हम लोग ले रहे हैं उसमें ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया है, बट इसमें ये चीज़ तो ढक जाएगा ना। जब हम लोग ऊपर में इसका यहाँ पे अर्धगोला रखेंगे इसके ऊपर, तो ये क्षेत्रफल तो ढक जाएगा, और ये ढक जाएगा मतलब घटाना पड़ेगा इसमें। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी πr² घटाना पड़ेगा, πr² घटाना पड़ेगा, बस घटा दो काम हो गया। घन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 × 7 का स्क्वायर, है ना, भुजा 7 दिया हुआ है। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × πr², 22/7। अच्छा क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला ही लिख देते हैं, क्या होगा, इससे आसानी होगा वैल्यू रखने में, तुम्हें भी समझ में आएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 6a² + 2πr² - πr²। समझ में आ रहा है, यहाँ से हो गया 6a² + 2πr² में से एक πr² घटा, तो यहाँ हुआ πr²। अब वैल्यू रखो और सॉल्व करो, क्या हो गया, 6 × a² यानी 7 का स्क्वायर जोड़ पाई हो गया 22/7 गुने r² मतलब 7/2 गुने 7/2, 2 से कटा ये 11 टाइम्स में, 7 से 7 कटा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हो गया 6 × 7 × 49 जोड़ यहाँ से हो गया 11 से 77/2।
अब इसको सॉल्व करके लिख देना आंसर में, यही तुम्हारा हो जाएगा क्षेत्रफल, यही आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, गुना और जोड़ना तो है, अब तो तुम आराम से कर सकते हो। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु, यहाँ पे 4 बिंदु दिया हुआ है क्रम में, अगर इसी क्रम में लो तो एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जा रहा है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। कोई ना, समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मान लो कि ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलो ये समानांतर चतुर्भुज है। क्या है कि भाई ये इसके पैरेलल में है, ये वाला इसके पैरेलल में है, मान लो। अब नामकरण करो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चलो कोऑर्डिनेट भी लिख दो इसका, निर्देशांक की 1,2 है, 1,2, 4, वाई। अच्छा इसको ढंग के लिख लेते हैं, ये तो मिक्सिंग हो जाएगा, लगेगा कौन 4 कौन वाई पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे होगा 4, वाई। सी निकालना था, सी हो जाएगा x, 6। डी निकालना हो जाएगा 3, 5, है ना। अब देखो ये यहाँ पे इसका विकर्ण हुआ, ये यहाँ पे इसका विकर्ण हुआ। अब खुद जानते होगे कि जो समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना कि जब हम लोग यहाँ पे विकर्ण को यहाँ पे लेते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को समान भाग में बांटता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को नामकरण कर दो ओ ना, तो ओ जो होगा वो AC का मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ का मान लो जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लो कि x1, y1 है, निर्देशांक मान लो x1, y1 है, और ओ यहाँ पे मध्य बिंदु है। तो कैसे निकालेंगे, ओ जब मध्य बिंदु है इसका मतलब कह सकते हैं कि ओ जो है वो BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे जो x1 होगा, ये लग रहा कि BD के लिए 3 जोड़ 4 बटा 2 होगा, और जो y1 होगा वो नहीं लग रहा कि 5 जोड़ y बटा 2 होगा, है ना। और साथ ही साथ ओ जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ से भी क्या होगा कि जो x1 होगा वो अब इसका 1 जोड़ x बटा 2 होगा, और जो इसका y1 होगा वो 2 जोड़ 6 बटा 2 होगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ से गया 6, 2, 8 बटा 2, 8 बटा 2 कट कुट के यहाँ पे 4 आ गया y1। अब सोचो कि ये y का ही तो बिंदु है, दोनों x1 दोनों आपस में बराबर, यानी 3 जोड़ 4 यानी 7 बटा 2 जो हो गया वो बराबर हो गया यहाँ पे 1 जोड़ x बटा 2 के, 2 से 2 कटा, और यहाँ से x जोड़ 1 बराबर 7 है, यानी यहाँ से क्या हो गया x बराबर हो गया 7 में से 1 गया, x बराबर 6 हो गया, x बराबर 6 हो गया। चलो अगला देखो y के लिए कि y यहाँ पे y1 था 5 जोड़ y बटा 2, और ये बराबर हो गया 4 के, यानी 5 जोड़ y बटा 2 ये बराबर हो गया 4 के। 2 इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 5 जोड़ y बराबर में 8, और यहाँ से आ गया y बराबर 8 माइनस 5, यानी y हो गया 8 में से 3 गया 5 गया तो 3 बचा, यानी y 3 हो गया, x 6 हो गया, काम खत्म हो गया, क्योंकि x और y तो निकालना था। तो ये भी सवाल खत्म। चलो अगले सवाल पे। अच्छा यहाँ पे सारा सवाल खत्म हो गया, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आपके थे वो खत्म हो गए, है ना। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।